Hi everyone. So in this video we are going to discuss Plato's theory of soul and Plato's theory of idea. ये दो टॉपिक हैं जो आपका प्लेटो का फाउंडेशन बनाते हैं। अगर आपको ये दोनों समझ में आ जाते हैं तो आगे की जो थ्योरीज हैं आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखिए, जो थ्योरी ऑफ सोल है ये तो बहुत ही इजी है। जो थ्योरी ऑफ आइडिया है इसको समझने के लिए आपको जो है थोड़ा डिटेल में जाना होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसका कारण ये है कि जिस तरीके का आइडिया, जिस तरीके का कॉन्सेप्ट प्लेटो हमें देते हैं वो हमें इस वर्ल्ड की, यानी जिसमें हम रहते हैं, इससे बियॉन्ड लेके जाते हैं। तो इसीलिए थ्योरी ऑफ आइडिया को जो है आप ध्यान से समझिएगा, इसको अपने नोट्स में से भी फॉलो कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी ऑफ सोल। तो प्लेटो का पर्सपेक्टिव क्या था ह्यूमन सोल को लेकर के। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्लेटो बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस थे, जिसमें से एक आते हैं पाइथागोरस। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पाइथागोरस बेसिकली एक मैथमेटिशियन है, लेकिन साथ ही साथ पाइथागोरस ने अपनी एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, जिसको हम थ्योरी ऑफ कॉस्मोस भी कह सकते हैं। कॉस्मो मतलब यूनिवर्स, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये थ्योरी वैसे डिटेल में नहीं पढ़नी है, बस इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो प्लेटो क्योंकि पाइथागोरस की टीचिंग से बहुत इन्फ्लुएंस थे, तो जो पाइथागोरस का विजडम है वही आप देखेंगे कि प्लेटो के अंदर में भी आएगा। और इसीलिए अगर पाइथागोरस का आप देखें तो पाइथागोरस कहते हैं कि हमारा जो कॉस्मोस है, हमारा जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, ये बेसिकली कुछ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड है। और इसीलिए जो है पाइथागोरस कहते हैं कि अपनी थ्योरी ऑफ यूनिवर्स में ये कहते हैं कि ये यूनिवर्स के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जो एग्जिस्ट करता है, और दूसरा मटेरियल एस्पेक्ट होता है, यानी बॉडीली एस्पेक्ट होता है। और मैंने आपको बताया था कि इसी से इन्फ्लुएंस होकर के भी प्लेटो कहेंगे कि ह्यूमन जो होता है उसके भी दो एस्पेक्ट्स होते हैं। यानी कि एक तो आपकी सोल होती है, आपकी आत्मा होती है, जिसको ये कहते हैं कि ये परमानेंट होती है, और एक होती है आपकी बॉडी। और ये जो बॉडी है ये आपकी टेम्परेरी है, यानी कि ये नष्ट हो जाती है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि कोई कितना ही ब्यूटीफुल क्यों ना हो, बट ब्यूटी जो है वो फेड अवे हो जाती है, राइट। फिजिकल ब्यूटी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो बॉडी, ब्यूटी, ये सब बॉडी से रिलेटेड है बेसिकली। तो ऐसा जो है प्लेटो का मानना है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि पाइथागोरस से ही इन्फ्लुएंस होकर के प्लेटो ने ये चीज़ कही कि जो जैसे यूनिवर्स के दो पार्ट हैं, एक मटेरियल पार्ट है, फिजिकल पार्ट है, एक स्पिरिचुअल पार्ट है, बिल्कुल वैसे ही क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स भी इसी यूनिवर्स का पार्ट हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स के भी दो एस्पेक्ट हैं। एक फिजिकल एस्पेक्ट है जो बॉडी एस्पेक्ट हो गया, और एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जो कि सोल हो गया। और साथ ही साथ प्लेटो ये भी कहते हैं कि सोल जो होता है, हर एक आदमी की सोल में तीन एलिमेंट्स होते हैं। ये तीन एलिमेंट्स कौन से होते हैं इस बारे में अभी हम बात करते हैं। बट देखिए, बेसिकली ये जो सोल का एसेंस है ये प्लेटो क्यों बताना चाह रहे हैं, बिकॉज ये कहते हैं कि एक इंसान जो होता है उसका ट्रू एसेंस उसकी सोल ही होती है, क्योंकि ये सोल ही होता है जिसके अंदर रीज़न होता है, यानी कि लॉजिक होता है, राइट, रैशनैलिटी होती है। और जो सोल है क्योंकि वो परमानेंट है, वो इमॉर्टल है, यानी कि नष्ट नहीं की जा सकती है। दिस इज अनचेंजिंग पार्ट ऑफ आर बीइंग। तो ये चेंज नहीं की जा सकती है। अब आप ये देखिए कि आपके जितने भी थॉट्स आते हैं, कोई भी चीज़ आप फील करते हो, जो भी एक्शंस आप लेते हो, वो सारे ही सोल से निकल के आते हैं। इट इज़ द सोर्स ऑफ, बेसिकली आपका सोल ही सोर्स है। अब सोल की जर्नी कुछ ऐसी होती है कि प्लेटो ये मानते हैं कि आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्जिस्टेंस से निकलना पड़ता है। जैसे कि आप इस दुनिया में आए हैं, यू आर बॉर्न ऑन अर्थ फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो है फिजिकल वर्ल्ड। और फिर यहाँ से डिफरेंट स्टेजेस से निकलने के बाद, जैसे कि आप बच्चे हैं, आप एजुकेशन पाते हैं, उसके बाद जो है आप बड़े हो जाते हैं, आप काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में।
तो आप यंग भी होते हैं, एक टाइम पे एडल्ट हो जाते हैं, फिर एक टाइम पे आप बूढ़े हो जाते हैं, राइट। तो आप इतने सारे स्टेजेस ऑफ लाइफ से निकलते हैं, गुजरते हैं, एंड फाइनली जो है फिर आपकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद जो है आपकी जो सोल है ये वापस से चली जाती है किंगडम ऑफ गॉड में, जिसको हम हेवन भी कह सकते हैं। और इनका ये मानना था कि ये जो किंगडम ऑफ गॉड है, ये जो हेवन है, यहाँ पर हर चीज़ परफेक्ट है, ठीक है। तो इनका ये मानना है कि जो हमारी आत्मा होती है वो बेसिकली एक साइकिल ऑफ री इनकारनेशन में ट्रैप्ड है। यानी कि आप मर जाते हैं, फिर आपका दोबारा पुनर्जन्म होता है, फिर से आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं, एंड देन यू डाई अगेन। और ऐसा ट्रैप जो है, ये साइकिल जो है, ये तब तक चलता रहता है जब तक आप ट्रू नॉलेज अचीव नहीं कर लेते हैं, जब तक आपका एनलाइटनमेंट नहीं हो जाता है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं बुद्धा के साथ में भी, क्योंकि वो भी यही मानते थे कि एनलाइटनमेंट हो जाएगा तो आपको जो है मुक्ति मिल जाएगी, जिसको ये साल्वेशन भी कहते हैं, जिसको हम जो है फाइनली कहते हैं कि आप जो है इस साइकिल से निकल जाते हैं, जीवन की और मरने की जो साइकिल होती है, यू गेट आउट ऑफ इट। क्योंकि इनका ये मानना था कि जितना आप जीते हैं वो आप बेसिकली सफ़र ही करते हैं, क्योंकि आप अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी हद तक सिमिलर है, स्पेशली जो थ्योरी ऑफ सोल है। और इसीलिए ये कहते हैं कि हर एक सोल में जो है, हर एक सोल्स सेम नहीं होती। कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो सुपीरियर होती हैं, और कुछ सोल ऐसी होती हैं जो इन्फीरियर होती हैं, ठीक है। तो यानी कि सोल की क्वालिटी मैटर करती है। सोल की क्वालिटी जो है सभी लोगों की डिफरेंट होती है। आपकी सोल की क्वालिटी डिफरेंट होगी और किसी और की सोल की क्वालिटी डिफरेंट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी, लेट्स से दैट, बात करते हैं किसी टेररिस्ट की, ठीक है, तो इसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी। एंड अगर हम बात कर लेते हैं किसी ऐसे इंसान की जो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा, जिसने अच्छा अचीव किया है, लोगों का बहुत भला किया है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ABJ अब्दुल कलाम की बात कर लेते हैं, तो क्वालिटी में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और ये यही कहना चाह रहे हैं प्लेटो कि कुछ सोल सुपीरियर होती हैं, कुछ इन्फीरियर होती हैं। तो यानी कि प्लेटो बेसिकली एक मॉडल ऑफ अपने सोल में ये प्रपोज कर रहे हैं, मिथ ऑफ मेटल्स। अब ये मिथ ऑफ मेटल्स क्या है? मिथ ऑफ मेटल्स का मतलब होता है बेसिकली आपकी सोल में 3 चीज़ें होती हैं, 3 एलिमेंट होते हैं। एक होता है रीज़न, रीज़न का मतलब तो आपको पता ही है, विच इज़ लॉजिक। और एक होता है स्पिरिट, स्पिरिट को आप करेज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो करेज, रीज़न, एंड थर्ड इज एपेटाइट। एपेटाइट मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो डिज़ायर है, ये भी आपकी सोल में होती है। तो 3 चीज़ होती है, आप याद रखिए, RCA, यानी रीज़न, करेज एंड एपेटाइट। तो यहाँ पर इनका ये कहना था कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सोल के अंदर कौन सा एलिमेंट ज़्यादा है, उसके बेसिस पे आपकी सोल की क्वालिटी बनेगी। उसके बेसिस पे 3 कैटेगरीज बेसिकली बनती हैं। तो ये कहते हैं मिथ ऑफ मेटल्स में कि अगर आपकी सोल में रीज़न डोमिनेट करता है, मतलब आप ज़्यादातर अपने डिसीजंस जो हैं वो रीज़न के बेसिस पे लेते हो, लॉजिक लगा करके लेते हो, समझदारी से लेते हो, तो यू आर पार्ट ऑफ मैन ऑफ गोल्ड। तो आपकी जो सोल की क्वालिटी है वो गोल्ड की है एक तरीके से। अगर आप अपनी ज़िंदगी में करेज डोमिनेट करता है, आप डरते इतना नहीं हो, राइट, एम्बिशियस हो, और उस एम्बिशन को पाने के लिए आप बहुत करेज रखते हो, उसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हो, फॉर एग्जाम्पल, तो उस इंसान को हम कहते हैं मैन ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो क्वालिटी के बेसिस पे करेज जो है मैन ऑफ सिल्वर आएगा। एंड एपेटाइट अगर आपके अंदर डोमिनेंट है, यानी कि आप अपनी इच्छाओं पे काबू नहीं पा सकते हैं, आप अपनी डिज़ायर्स के पीछे भागते हैं, तो फिर उस केस में एपेटाइट डोमिनेंट है आपकी, और आप कहलाते हैं मैन ऑफ कॉपर। तो ये है मिथ ऑफ मेटल्स, यानी कि जो आपका मेटल होगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, उसके बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा कि आपकी सोल की क्वालिटी कितनी सुपीरियर है या कितनी इन्फीरियर है।
तो इनका ये मानना है कि ऐसी सोल की क्वालिटी सुपीरियर होती है जिसमें रीज़न डोमिनेट करता है। और अगर आपकी सोल में एपिटाइट डोमिनेट करता है, आप अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बड़ी गाड़ी और बंगला, इन सब चीज़ों, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इनके पीछे भागते हैं, आप अपनी बॉडीली डिज़ायर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने पैशन को ज़्यादा फॉलो करते हैं, पैशन इन द सेंस वॉट एवर यू लाइक फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में आपकी सोल की क्वालिटी इन्फीरियर है। अब ऐसा सुपीरियर और इन्फीरियर का जो कॉन्सेप्ट ये देते हैं, इसके बेसिस पे हम एक चीज़ तो साफ कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो देयर इज़ नेचुरल इनइक्वालिटी। नेचुरल इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इनका ये कहना है कि नेचर ने हमको ऐसे बनाया है कि हमारे जो ये 3 एलिमेंट्स हैं, इन 3 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम सुपीरियर हैं कि इन्फीरियर हैं। तो इनका मतलब है कि ऑल सोल्स आर नॉट सेम। तो अगर सभी जो सोल्स हैं वो सेम नहीं होंगी, तो इसका मतलब है लोग भी सेम नहीं होंगे। कुछ लोग सुपीरियर होंगे, कुछ लोग इन्फीरियर होंगे, यानी कि पीपल आर नॉट इक्वल। तो ये नेचुरल इनइक्वालिटी को प्रपोज करते हैं। ये कहते हैं कि नेचर में जो है इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, एक तरीके से ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है। तो इनका यही कहना था कि ऐसा इंसान जिसके अंदर रीज़न डोमिनेट करता है, ठीक है, उसको हर चीज़ का नॉलेज होगा, क्योंकि वो लॉजिक के बेसिस पे सोचेगा। तो ऐसा इंसान, इमेजिन कीजिए कि देयर इज़ अ पर्सन, ठीक है, जिसके अंदर रीज़न बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अपने ज़्यादातर डिसीजंस लॉजिक के बेसिस पे ही लेता है, अच्छे कर्म करता है, एथिकल इंसान है फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे केस में ये जब इनकी डेथ होगी, तो डेथ होने के बाद जब ये किंगडम ऑफ गॉड में जाएंगे, हेवन में जाएंगे, तो वहाँ पर इनको सारी चीज़ें परफेक्ट दिखाई देंगी। और फिर जब इनका पुनर्जन्म होगा, तो इनको, क्योंकि इनकी सोल में रीज़न ज़्यादा है, क्योंकि सारी नॉलेज आपकी सोल में है, और सोल आपकी चेंज हो नहीं सकती है, सोल आपकी ऐसी है जो परमानेंट है, तो उसके अंदर जो नॉलेज है आपकी सोल के अंदर वो भी परमानेंट है। इसीलिए आप देखेंगे कि कुछ लोग जब डिसीजंस लेते हैं तो बहुत अलग तरीके से लेते हैं, उनका दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होता है, उनका जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, उनका लॉजिक बहुत अलग होता है। वो ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनके सोल में जो है उस हिसाब से रीज़न जो है रहेगा। तो ये कहते हैं कि जिस इंसान के पास में रीज़न होगा, वो वापस से जब उनका पुनर्जन्म होगा ना, तो उनको याद रहेगा कि हेवन में क्या था सब कुछ, और वहाँ पर तो हर चीज़ परफेक्ट थी, वहाँ पर कभी भी भुखमरी नहीं होती है, वहाँ पर करप्शन नहीं होता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर परफेक्ट है सब कुछ। तो इसीलिए प्लेटो कहते हैं कि ऐसा इंसान जो है जब वापस धरती पे जन्म लेता है, जिसके अंदर रीज़न बहुत ज़्यादा है, तो इस इंसान को क्योंकि पता है कि हर चीज़ परफेक्ट कैसे बनाई जा सकती है, इस इंसान को पता है कि हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। तो ऐसे इंसान को अगर हम राजा बना दें, ऐसे इंसान को अगर हम पॉलिटिक्स की बागडोर दे दें, तो वो हर चीज़ परफेक्ट एस्टैब्लिश करेगा, यानी कि एक जस्ट सोसाइटी जो है वो एस्टैब्लिश करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम जस्ट सोसाइटी एस्टैब्लिश क्यों करना चाहते हैं? सिंपल सी चीज़ है, लॉजिक आप समझिए। प्लेटो का एम क्या था? प्लेटो का एम था एक परफेक्ट स्टेट बनाने का, ताकि उसको हराया ना जा सके, ताकि वहाँ पर करप्शन ना हो, क्योंकि जहाँ पर भी करप्शन होती है उस सोसाइटी का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, वो सोसाइटी जो है वो ख़राब होने लग जाती है। आप सभी जगह देखिए, इसीलिए तो सभी देश जो है करप्शन को बेसिकली उससे निजात पाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ करप्शन, या एटलीस्ट दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि करप्शन कम से कम हो, राइट। तो परफेक्ट स्टेट यानी कि परफेक्ट सोसाइटी, सिंपल सी बात है। और एक और चीज़ आपको देखिए समझनी होगी कि एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में, जब हम एंशियंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात कर रहे हैं, जब हम प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे थिंकर्स की बात कर रहे हैं, तो उस समय का टाइम ऐसा था कि स्टेट और सोसाइटी में डिफरेंस नहीं था, यानी जो स्टेट कहता था समाज में वही होता था। आज ऐसा नहीं है,
अगर आप आज का समय देखें 21st सेंचुरी में स्टेट जो है एक पॉलिटिकल एंटिटी है, तो स्टेट का रोल अलग है और समाज में सोसाइटी जो है वो अलग है। सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, स्टेट के अपने लॉज होते हैं, तो यहाँ पर आज फिर भी डिफरेंस है। लेकिन पुराने समय में स्टेट और सोसाइटी का कोई डिफरेंस नहीं था। इसीलिए प्लेटो जब बात करते हैं कि एक परफेक्ट स्टेट, एक आइडियल स्टेट मुझे बनाना है, तो वो यानी कि बात कर रहे हैं एक आइडियल सोसाइटी बनाने की, एक ऐसा समाज बनाने की जहाँ पर करप्शन ना हो, जहाँ पर सब लोग खुश रहें, राइट। और इसीलिए एक परफेक्ट सोसाइटी तभी बन सकती है जब एक सोसाइटी में न्याय हो। अब आप खुद सोचिए ना, एक जस्ट सोसाइटी होगी तभी तो परफेक्ट बनेगी, क्योंकि अगर अनजस्ट होगी यानी कि अन्याय होगा, अन्याय का मतलब करप्शन ही है एक तरीके से। अगर सिमिलर आप देखें तो अन्याय अगर होगा तो वो सोसाइटी का डाउनफॉल हो रहा है, इसका मतलब ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर लोगों के साथ गलत होता है, आपको दिखेगा कि वो सोसाइटीज़ जो है थ्राइव नहीं कर रही हैं, उन सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम है, वहाँ पर लोग अपनी जान भी नहीं बचा पाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आज के समय पे जहाँ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जहाँ पर आपको दिखेगा कि सिविल वॉर चल रही है या वहाँ पर वॉर जैसी कंडीशंस बनी हुई हैं, राइट। तो अगर आपको एकदम पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए कि सोसाइटी अच्छे से थ्राइव करती रहे, हर कोई खुश हो, तो आपको वहाँ पर जस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी। और जस्ट सोसाइटी बनाएगा कौन? यही आंसर है प्लेटो का कि जस्ट सोसाइटी एक ऐसा इंसान बनाए जिसकी सोल की क्वालिटी सुपीरियर हो, यानी कि जिसके अंदर रीजन डोमिनेट कर रहा हो, जो अपनी लॉजिक लगा करके, नॉलेज लगा करके मोरालिटी फॉलो करे, करप्ट ना हो। ऐसा इंसान ही न्याय ला सकता है समाज में। तो ऐसे इंसान को ही हम अगर राजा बना दें, क्योंकि ऐसा इंसान नॉलेजेबल होगा, तो ऐसा इंसान ही फिलोसोफर किंग बन सकता है। दूसरा ये कहते हैं कि अगर आपके अंदर करेज डोमिनेट करता है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि आप जो है करेजियस हैं, आप डरते नहीं हैं, निडर हैं आप, तो ऐसे केस में आपको सोल्जर क्लास का पार्ट बनना चाहिए। तो ये कहते हैं मिथ ऑफ मेटल्स के बेसिस पे कि इफ यू आर अ मैन ऑफ गोल्ड, तो आप रूलर क्लास का पार्ट बनेंगे। प्लेटो कहते हैं इफ यू आर अ मैन ऑफ करेज, यानी कि मैन ऑफ सिल्वर हैं अगर आप, तो आप सोल्जर क्लास का पार्ट बनना चाहिए आपको। और अगर आपके अंदर एपिटाइट डोमिनेट करती है, तो आपको प्रोड्यूसर क्लास का पार्ट बनना चाहिए। प्रोड्यूसर का मतलब वर्किंग क्लास भी आप इसको मॉडर्न टाइम्स में कह सकते हैं, जो प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं समाज में। फॉर एग्जाम्पल उस समय की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, तो ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर क्लास थी वो एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे थे, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस ये कहते हैं सोल की क्वालिटी डिसाइड होगी, जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करेगा वही इंसान बनेगा फिलोसोफर किंग, वही इंसान बनेगा पॉलिटिशियन, एज सिंपल एज दैट। तो आई थिंक सो अब आपको जो है ये चीज़ समझ में आ चुकी है थ्योरी ऑफ सोल। और थ्योरी ऑफ सोल का पर्पस क्या है, कनेक्टेड है। देखिए मैंने अभी आपको समझा दिया ना कि इनका आइडिया था बेसिकली कि एक परफेक्ट स्टेट बनाया जाए, यानी कि इनकी जो थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट है वो कनेक्टेड है थ्योरी ऑफ जस्टिस से। और जस्टिस एस्टैब्लिश करने के लिए हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी सोल जो है उसमें रीजन डोमिनेट कर रहा हो। इसीलिए ये चीज़ कनेक्टेड है थ्योरी ऑफ सोल से। इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि जितनी भी थ्योरीज हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ सोल में आप ये सोल को इसीलिए प्रेफर कर रहे हैं, उसका कारण है कि सोल जो है वो इमॉर्टल है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, वो परमानेंट है। और इसको लेकर के इन्होंने एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स भी दिए। ये कहते हैं कि सोल की इमॉर्टैलिटी जो है ये आप इस चीज़ से बता सकते हैं कि वो सोल जो है वो एटर्नल ट्रूथ जो होता है, जो सच्चाई होती है, उसको इजीली ग्रास्प कर लेती है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखिए, जो इस फिजिकल वर्ल्ड जहाँ आप रह रहे हैं उसके बियॉन्ड होती हैं, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे आप इमेजिन करते हैं जैसे रिलीजन है, ठीक है। रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही आपका फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप
किसी भी चीज़ को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जब देखते हैं धरती को, आप पेड़ को देखते हैं या आप बर्ड्स को देखते हैं, तो आपके दिल में यही क्वेश्चन आता होगा, सवाल खड़ा होता होगा कि ये सब इतना सुंदर है, ये किसने बनाया है। ठीक है, तो कैसे बना है, किसने बनाया है। तो जब आप डायलेक्टिक्स करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, डिबेट करते हैं, तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कोई तो ऐसी सुपर पावर है, कोई तो एक ऐसी चीज़ है जिसने ये सभी चीज़ें बनाई हैं। और आपको ये भी पता चलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नष्ट हो जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी हैं जो नष्ट नहीं होती हैं, जो कि परमानेंट रहती हैं। राइट। तो आज के समय पे तो रीइंकार्नेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं। ठीक है, अब वो कितने सच हैं कितने झूठ हैं वो आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, बट ज़्यादातर जो फिलोसोफर्स हैं वो इस बारे में बात करते हैं कि सोल जो है वो इमॉर्टल है। और सोल का नेचर आप देखेंगे ना, वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जहाँ हम अभी हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ से बिलोंग नहीं करती है। ये कहते हैं कि सोल इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से अलग होती है, और सोल के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो बियॉन्ड द बॉडी ऑल्सो इट कैन एग्जिस्ट, मतलब फिजिकल रेल्म के आगे भी एग्जिस्ट कर सकती है। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन यू स्लीप, तो आप इमेजिन करते हैं जब आप सो रहे होते हैं तो आपको पता है कि आपको ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं, और सपने आपको कहीं से कहीं लेके चले जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप में ही कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर देता है कि क्या जो चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं उसके बियॉन्ड भी कुछ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। राइट। तो इस तरीके के एविडेंस और इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये प्लेटो ने हमें दिए। तो प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल अब आपको अगर समझ में आ चुकी है, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज को, जिसको हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स भी कह सकते हैं। फॉर्म यानी कि एक आइडिया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कुछ ड्रॉ करती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रॉइंग दिस। ठीक है, अब ये इतना अच्छा नहीं बना है, बट बावजूद इसके कि इतना अच्छा नहीं बना है, आप फिगर आउट कर सकते हो कि ये क्या है। ये है एक एप्पल, है ना। आपको कैसे पता ये एप्पल है? उसका कारण ये है कि आपको आइडिया है कि ये ऐसी दिखने वाली चीज़ जो है वो एप्पल होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लेट मी ड्रॉ समथिंग एल्स एंड यू टेल मी कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, बावजूद उसके आप जो है फिगर आउट कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ग्रीन ग्रेप्स बनाए हैं। अब आपको कैसे पता चला ये ग्रेप्स हैं? आपको इसलिए पता चला क्योंकि आपको एक आइडिया हो गया है। ठीक है, आपको आपको ये आइडिया पता है कि ये ग्रेप्स है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज़ देखी जो आपको पता नहीं थी। राइट, तो आप दूसरों से पूछेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ दिस, या आप उसको बहुत देर तक एनालाइज कर सकते हैं। मान लीजिए वो दुनिया में किसी ने नहीं देखी है, आप उसको एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद आप उसको पता चल जाता है कि अच्छा इसका क्या यूज़ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पत्थर हो गया। ठीक है, तो अब पत्थर तो आपको पता है कि होता क्या है आज के समय पे, बट कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि किसी को नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ अ स्टोन, है ना। आज हमें पता है उसका यूज़ केस क्या है, आज हमें पता है कि पत्थर किस लिए यूज़ किए जा सकते हैं, उससे क्या बनाया जा सकता है, किस चीज़ में यूज़ किया जा सकता है, उसको मारने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है इसे, तो है ना। तो वो आइडिया आपको ऐसे आप अपनी सोल से ऑब्जर्व करके, डिबेट करके, लॉजिकल आर्गुमेंटेशन करके फाइनली कहीं ना कहीं से फिगर आउट कर लेते हो कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ आइडिया देते हैं। प्लेटो कहते हैं कि अगर आपको आइडिया होगा तो उसके बेसिस पे, आइडिया के बेसिस पे ही तो आप एक परफेक्ट स्टेट बना पाएंगे। देखिए सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ अच्छे से। हमें बनाना है एक परफेक्ट स्टेट, यही ऑब्जेक्टिव था प्लेटो का कि एक आइडियल स्टेट बनाया जाए, एक परफेक्ट स्टेट बनाया जाए। लेकिन परफेक्ट स्टेट कौन बनाएगा? हमें इसका भी आंसर दे दिया कि थ्योरी ऑफ सोल में, कि जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करेगा ना, ये इंसान परफेक्ट स्टेट बना सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि उसके अंदर रीजन डोमिनेट कर रहा है तो वो कैसे परफेक्ट स्टेट बनाएगा?
उसका आंसर ये है कि जिसके अंदर लॉजिक है, जिसके अंदर रीजन डोमिनेट कर रहा है जिसकी सोल में, उस इंसान को आइडिया होगा। अगर आपको, क्योंकि इसकी जो आत्मा है ये गई है किंगडम ऑफ गॉड में, हेवन में गई है, हेवन में जाके उसने हर चीज़ परफेक्ट देखी, और जब वापस से इसका पुनर्जन्म हुआ तो ये इतना नॉलेजेबल है, लॉजिक के बेसिस पे अपने डिसीजंस लेता है, नॉलेज के बेसिस पे लेता है। तो ऐसे में इस इंसान को आइडिया होगा कि एक परफेक्ट स्टेट दिखता कैसा है। तो अगर ऐसे इंसान को हम पावर में लेके आते हैं तो फिर वो इंसान एक परफेक्ट स्टेट बना पाएगा। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ आइडिया प्लेटो ने अपने जो फिलोसोफर किंग है ना, उनकी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए दी है। इट इज टू जस्टिफाई द रूल ऑफ फिलोसोफर किंग, कि अगर एक ऐसा इंसान हम पावर में लेके आते हैं जिसको आइडिया है कि एक परफेक्ट स्टेट कैसा बनेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उस इंसान को लेके आएंगे तभी तो वो एक परफेक्ट स्टेट बनाएगा। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपको अपना एक ड्रीम हाउस बनाना है, एक परफेक्ट हाउस बनाना है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि आपके दिमाग में एक आइडिया तो होगा ना उसका। आइडिया कैसे? कि मेरा परफेक्ट हाउस होगा, मान लीजिए जहाँ पर मुझे स्विमिंग पूल चाहिए, एक ऐसा परफेक्ट हाउस जहाँ पर कम से कम सपोज कीजिए कि 10 कमरे होने चाहिए, जिसमें एक होम थिएटर भी होना चाहिए, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, पूल टेबल होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल। या आप कह सकते हैं कि मेरा जो घर होगा परफेक्ट, उसमें 5 गाड़ियों की कार पार्किंग होगी बेसिकली, ठीक है। इस तरीके की बातें आप करते हैं कि उसका बड़ा आगे जो आंगन होगा, जो गार्डन होगा, वो भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर आपको आइडिया होगा कि आपका परफेक्ट होम कैसा दिखता है, तभी तो आप उसको बना पाएंगे। जैसे सपोज करते हैं कि आपके पास कहीं से 5 करोड़ रुपए आ गए, आपकी लॉटरी लग गई, और उसके बाद अब आपके पास खुद का घर नहीं है, तो अब आप घर खरीदने जाते हैं, लेकिन आपको तो आइडिया ही नहीं है कि कैसा घर खरीदना चाहिए। अगर आप अच्छा घर खरीदेंगे नहीं, आपको उसका आइडिया नहीं होगा कि कौन से घर में क्या इश्यूज हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप ऑब्जर्व करते हो, हर जगह हर प्रॉपर्टी पे जाते हो, आप देखते हो कि इसमें क्या कमी है, और क्या मुझे ये घर खरीदना चाहिए या मुझे स्क्रैच से घर बनाना चाहिए, या बना बनाया खरीद लो अगर, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की भी, यानी कि आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो जब तक आपको आइडिया नहीं होगा, आप एक अच्छा घर खरीद ही नहीं सकते, फिर तो ऐसे आपको चपेट लगा देगा कोई, ठीक है। आपको जो है बेसिकली हो सकता है कोई ऐसा घर बेच दे जिसमें अंदर से जो है आप कह सकते हो कि दीवारें खराब हैं, ठीक है, और लेकिन वो आपको पूरा 5 करोड़ का ही बेच दे, लेकिन उसकी वर्थ उतनी नहीं थी, उसकी वर्थ हो सकता है सिर्फ 30 लाख की हो, लेकिन आपने बड़ा बड़ा देख लिया, लेकिन वो तो सब टूटने वाला था, आपको पता नहीं था कि कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा कितना नहीं। तो इसीलिए आइडिया बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसीलिए प्लेटो ये प्रपोज करते हैं कि इस दुनिया में आपकी जो सोल है, एक ऐसा भी देखिए, 2 टाइप का एस्पेक्ट होता है। एक होता है जो फिजिकल वर्ल्ड है जहाँ हम जी रहे हैं, और एक होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अब ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इसको आप कह सकते हो फॉर्म या रेल्म ऑफ गॉड, ठीक है, कि ये बेसिकली गॉड से बिलोंग करता है, और यहाँ पर हर चीज़ एटर्नल है, परमानेंट है, परफेक्ट है, और कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। और कोई भी चीज़ अगर परमानेंट होती है, मैंने आपको बताया था कि नॉलेज जो है वो परमानेंट है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती है आपकी, कहने का मतलब है आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो नॉलेज अगर आपको होगी, परमानेंसी आपको पता चलेगी कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, तभी तो आप उसको एस्टैब्लिश कर पाएंगे, उसको बना पाएंगे, ठीक है। और ये कहते हैं कि इस दुनिया में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ना, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, वो बेसिकली इम्परफेक्ट कॉपीज हैं इन्हीं फॉर्म्स की। जैसे इमेजिन करते हैं कि आप हेवन में जाते हैं, तो हेवन में आपको एक एप्पल मिलता है, ठीक है। अब वो जो एप्पल है उसका परफेक्ट टेस्ट होगा, ठीक है, परफेक्ट कलर होगा, कहीं से भी वो खराब नहीं होगा, कभी भी वो उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरीके का मान लीजिए इस एप्पल को, जो इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यानी कि हेवन से बिलोंग करता है, ठीक है। तो
अब इस दुनिया में आप आते हैं, धरती पे पैदा होते हैं और अब आप एप्पल देखते हैं तो आपको पता है अलग अलग शेप के एप्पल आते हैं। कुछ एप्पल्स आप खरीदेंगे जो अंदर से मीठे नहीं होते हैं, है ना, फीके फीके से होते हैं, वो इतना जूसीनेस नहीं होती है। तो आप क्या बोलते हो कि देखने में तो बड़ा अच्छा था लेकिन अंदर से वो बात नहीं थी। तो यानी कि वो एप्पल जो है उसकी इम्परफेक्ट कॉपी है। कहने का मतलब है जो इस दुनिया में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं ज़्यादातर वो रेप्लिका है, वो एक तरीके से इम्परफेक्ट कॉपीज हैं उन चीज़ों की जो हेवन में एग्जिस्ट करती हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे ब्यूटी आप ले सकते हैं, ठीक है। ब्यूटी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इस दुनिया में जो है बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हो सकती हैं जो आप देखते हैं कि उनको परफेक्ट माना जा सकता है, बट ब्यूटी की डेफिनेशन जो है वो ऐसी है कि हो सकता है आपको ऐश्वर्या राय बहुत ब्यूटीफुल लगे, किसी को हो सकता है कैटरीना कैफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको समझनी होंगी कि अल्टीमेटली जो है जो फॉर्म ऑफ ब्यूटी होती है ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि इम्परफेक्ट कॉपीज आपको देखने को मिलेंगी। यानी एज के साथ साथ आप देख सकते हैं कि हर कोई बूढ़ा हो जाता है तो उतना ब्यूटीफुल नहीं रहता है, ये भी चीज़ें हैं जो चेंज होती रहती हैं। और इसीलिए ये अपनी थ्योरी ऑफ आइडिया के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझना होगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो परमानेंट हैं, जैसे कि नॉलेज हो गया। तो अगर आपको इस दुनिया में समझना है, यू वॉन्ट टू ट्रूली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, तो हमें क्या करना होगा, हमारे जो सेंसेस हैं उनके थ्रू नहीं देखना होगा, वी हैव टू मूव बियॉन्ड आवर सेंसेस। देखिए जो फिजिकल वर्ल्ड होता है ना, जहाँ हम अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में आप अपने सेंसेस यूज करके देख सकते हो, जैसे सी, ठीक है, यू यूज योर आईज, या आप किसी चीज को टच करके बता सकते हो वो है कि नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ पेन, है ना, ये पेन है, आप इसको टच करते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ दिस इज रियल, राइट। तो आप अपने सेंसेस को जब यूज करते हैं तो आपके सेंसेस के थ्रू जो चीज़ आपको समझ में आती है वो सारी चीज़ें फिजिकल हो गई आपकी। लेकिन आपको इस दुनिया की रियलिटी अगर पूरे अच्छे से समझनी है तो आपको सेंसेस के बियॉन्ड जा कर के भी समझना होगा। यानी कि आपको अपना रीज़न लगाना होगा, आपको अपना लॉजिक लगाना होगा, आपको हर चीज़ के पीछे एक फिलोसफिकल इंक्वायरी करनी होगी, एग्जामिन करना होगा चीज़ों को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखने में ऐसा लगता है ना सबको कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो आप इस दुनिया के सबसे खुश इंसान होंगे। लेकिन बावजूद इसके जिन लोगों के पास में बहुत सारा पैसा होता है वो और ज़्यादा पैसे को चेज करते रहते हैं, ठीक है, नई नई डील्स करेंगे और नए नए प्रोजेक्ट्स ओपन करेंगे ताकि और पैसा आए और वो और पैसा खर्चते रहते हैं, राइट। तो आज आपको ऐसा लगेगा कि 5 करोड़ आ जाए मेरे पास तो मैं दुनिया भर के हमेशा के लिए रिटायर हो सकता हूँ, मेरे को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट मनी इज़ अ टेम्परेरी थिंग। खर्च करने पे आओगे तो एक दिन में खर्च कर सकते हो 5 करोड़, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट। किसी के लिए बड़ी अमाउंट हो सकती है, लेकिन आपने बहुत बार ऐसे सुना होगा कि बहुत लोग हैं जो लॉटरी जीत जाते हैं लेकिन उनका बाद में सारा पैसा जो है डूब जाता है, सारा पैसा जो है खर्चा जाता है, बचता ही नहीं है उनके पास में। तो इसीलिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ के पीछे अपने सेंसेस के बियॉन्ड जाना होगा, सेंसेस के भी आगे जा कर के चीज़ों को समझना होगा। और वो करने के लिए आपको चाहिए रीज़न, आपको जो है इसीलिए आइडिया होना चाहिए कि ये दुनिया जो है ये टेम्परेरी है। और ये ना बेसिकली समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि एक परफेक्ट स्टेट बनाने के लिए आपको एक आइडिया होना चाहिए कि परफेक्ट स्टेट दिखता कैसा है। और आइडिया आप हमेशा रीजन के थ्रू ही समझ सकते हो, इसीलिए रीजन और आइडिया जो है वो कनेक्टेड है। तो ये कहते हैं कि जो फिलोसोफर्स होते हैं वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास में रीजन होता है, तो सिर्फ एक फिलोसोफर ही आइडियल स्टेट एस्टैब्लिश कर सकता है। तो आप इसीलिए ये कहेंगे अगर आपको थ्योरी ऑफ आइडिया पे क्वेश्चन आता है कि जो थ्योरी ऑफ आइडिया है ये बेसिकली फिलोसोफर किंग के रूल को जस्टिफाई करने के लिए ही लाया गया है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया है ना, ये बेसिकली बनी है दो थ्योरीज के बेसिस पे। इसमें एक तो जो थ्योरी ऑफ नॉलेज हमने पढ़ी थी जो सोक्रेटिस ने दी थी वहाँ से आती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि सोक्रेटिस जो हैं
वो गुरु थे प्लेटो के, तो अपने गुरु से ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे, अपने गुरु से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो उनके आइडियाज़ तो ये फॉलो करेंगे ही, है ना। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है इसका यूज़ किया है इन्होंने थ्योरी ऑफ आइडिया को प्रपोज करने के लिए, एंड थ्योरी ऑफ सोल का यूज़ किया है। क्योंकि आप देखिए ना, दोनों चीज़ों का मेंशन है यहाँ पर। सोल का मेंशन है कि जिस सोल के पास में रीज़न होगा वही एक आइडियल स्टेट जो है बना सकता है, क्योंकि उसी सोल को आइडिया होगा कि एक परफेक्ट स्टेट दिखता कैसा है। और ये भी कह रहे हैं कि आपको रीज़न के लिए बेसिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज भी यहाँ पर आ जाती है ना। क्वेश्चन इज़ कि हमें रियलिटी जाननी क्यों है। उसका कारण है कि हमें जीनी है एक अच्छी लाइफ, और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए कि एक अच्छी लाइफ कैसे जी जाती है। सिंपल सी बात है। तो आपको इसीलिए समझ में आएगा कि अलग अलग स्कॉलर्स ने जो अलग अलग ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमेशा कोशिश की है रियलिटी को समझने की कि सच क्या है इस दुनिया में। अब जैसे एंशंट ग्रीस में हमने देखा था ना कि फिजिसिस्ट थे और वो नेचुरल फिनोमिना पे फोकस करते थे, वो फायर वाटर ये धरती कैसे बनी इन चीज़ों पे फोकस करते थे। लेकिन बाद में हमें ऐसे फिलोसफर्स मिले जो इन आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे, फिजिकल वर्ल्ड के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं थे, और उनका ये मानना था कि इस जो फिजिकल वर्ल्ड है जहाँ हम रहते हैं, देयर इज़ अनदर वर्ल्ड बियॉन्ड दिस, ठीक है, जिसको हम वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स भी कह सकते हैं, या वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ भी कह सकते हैं, या वर्ल्ड ऑफ सेंसेस भी कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, विच इज़ बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ सेंसेस। मतलब जो चीज़ आप टच करके सी करके देख सकते हो वो तो फिजिकल वर्ल्ड हो गया, ठीक है। और एक दूसरा वर्ल्ड हो गया आपका, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, या वर्ल्ड ऑफ एसेंस उसको कहा जा सकता है, वर्ल्ड ऑफ एसेंस, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आप देखेंगे कि सोक्रेटिस के आइडियाज़ से जो हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है उनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज से, क्योंकि सोक्रेटिस भी तो यही कहा करते थे कि ऐसी चीज़ों पे ध्यान दो विच मे नॉट बी विजिबल टू नेकेड आइज, ऐसी चीज़ें जिसमें रीज़न लगे, लॉजिक लगे, राइट। क्योंकि देखने में तो आपको ऐसा लग सकता है कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अगर आप लॉजिक लगाएं तो आप भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रीजंस आपको मिलेंगे जिसकी वजह से आप ये कंक्लूड कर पाएंगे कि यहाँ पर भी फेलियर देखा जा सकता है, यानी बीजेपी और बेहतर कर सकती थी देश के लिए। बहुत सारे इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जा सकते हैं जो कि अभी तक लाए नहीं गए हैं, राइट। तो इसको ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं। तो प्लेटो ने अपनी जो थ्योरी ऑफ आइडिया है वो डेवलप ही की है सोक्रेटिस के आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर के। तो आई होप ये चीज़ आपको याद रहेगी, ठीक है। तो एक चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, प्लेटो कहते हैं कि देखिए रियलिटी क्या है, एक तो जो फिजिकल वर्ल्ड है उसको हम कह सकते हैं वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है जो चीज़ आप देखते हो, जो चीज़ आपको दिखती है, तो ये तो हो गया आपका फिजिकल वर्ल्ड। और दूसरा ये कहते हैं अपनी थ्योरी ऑफ सोल से ही इन्फ्लुएंस करके होकर के बोलते हैं, एक होता है वर्ल्ड ऑफ एसेंस, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है ये तो चेंज होता रहता है, ठीक है, लेकिन जो वर्ल्ड ऑफ एसेंस है ये परमानेंट होती है, ये चेंज नहीं हो सकती है। दिस इज परमानेंट, दिस इज परमानेंट। तो वो सारे जो थिंकर्स हैं उनका भी इन्फ्लुएंस आ गया, हर्सेलाइटस एंड पार्मेनिडेस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, राइट। तो आप जो है इस पूरे आइडिया को जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको कंसोलिडेट करके समझेंगे। इंडिपेंडेंट नहीं समझना है, हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आइडिया जो होता है वो परमानेंट होता है बेसिकली, और नॉलेज अगर आपको होगी उस आइडिया की तो वो परमानेंट ही रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने एक टाइप का छोला भटूरा खाया किसी रेस्टोरेंट में और वो आपको इतना पसंद आया कि वो आपका परफेक्ट आइडिया बन गया कि अगर छोला भटूरा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। अब सपोज कीजिए आप रेस्टोरेंट नंबर 2 में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर भी आप छोला भटूरा खाते हैं, लेकिन वहाँ का टेस्ट बहुत अलग लगता है, आपको इतना पसंद नहीं आता है।
तो फिर आप उसको कंपेयर करेंगे इस आइडिया के साथ में ना कि वैसा नहीं है। आप तीसरे रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पर भी कंपेयर करेंगे। तो अल्टीमेटली आपके लिए परफेक्ट चीज़ क्या है, यही चीज़ है। आपको यही छोला भटूरा खा के बहुत खुशी मिल रही है फॉर एग्जाम्पल, तो दिस इज़ व्हाट एन आइडिया इज़। तो आपके दिमाग में ये परमानेंट बन गया है अब कि ऐसा टेस्ट होना चाहिए अगर छोले भटूरे का, कि इतना क्रिस्पी या इतना सॉफ्ट होना चाहिए भटूरा, तो वैसे वाला अगर खाओगे तो आप बोलोगे कि हाँ आज मज़ा आ गया मुझे, राइट। तो सिंपल सी बात है। तो आइडिया इसीलिए कहा जाता है कि आइडिया परमानेंट होता है, आइडिया अल्टीमेट होता है। तो हर किसी की अलग अलग वैरायटी हो सकती है, हर किसी का अलग आइडिया हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो परमानेंट फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि छोला भटूरा आपने ऑर्डर किया और उसमें छोले की जगह राजमा आ गया, तो वो तो छोला भटूरा नहीं हुआ ना, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए परमानेंसी आपको देखने को मिलेगी कि छोला भटूरे का मतलब यही है कि छोला ही मिलेगा आपको, राजमा नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं आप। तो आइडिया का कैरेक्टरिस्टिक इसीलिए क्या है कि आइडिया एक परमानेंट होता है और किसी भी फिजिकल फॉर्म का परफेक्ट मैनिफेस्टेशन होता है। जैसे आपने एक टाइप का छोला भटूरा यहाँ पर भी खाया, दूसरे टाइप का यहाँ पे भी खाया, लेकिन वो उसका कॉपी हो सकता है, देखने में वैसा लग सकता है, बट उसका टेस्ट वैसा नहीं था जैसा आपके दिमाग में जो परफेक्ट टेस्ट बना हुआ है, आपने कभी खाया होगा या आपकी मम्मी ने बनाया होगा, तो वो परफेक्शन आपके दिमाग में बनी हुई होगी। सिंपल, ठीक है। और इसीलिए जो है प्लेटो प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि असली जो रियलिटी है, हम इस दुनिया को रियलिटी मानते हैं कि जो चीज़ हम टच कर सकते हैं वही रियल हो गया, नहीं। प्लेटो कहते हैं कि जो आइडिया है ये अल्टीमेट रियलिटी है, आइडिया इज द अल्टीमेट रियलिटी। अब ये कैसे समझाने की कोशिश करेंगे, ये सिंपल है। ये एग्जाम्पल देते हैं हमें केव का। तो यहाँ पर ये प्रपोज करते हैं एलिगोरी ऑफ केव। एलिगोरी का मतलब होता है एग्जाम्पल ऑफ केव। हमें एक गुफा के एग्जाम्पल से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आइडिया जो है वो अल्टीमेट रियलिटी कैसे है, ठीक है। यानी कि जिस चीज को आप रीजन से समझ सकते हो, जिस चीज को आप लॉजिक लगा करके समझ सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, वही रियलिटी है। तो किसी भी चीज को अगर आपको जानना है कि ये रियल है कि नहीं है, उसके पीछे का रीजन लगाओ, उसके पीछे लॉजिक लगाओ। उसको सिर्फ टच करने से, देखने से या महसूस करने से या फिर फॉर एग्जाम्पल स्मेल करने से नहीं पता चलेगा कि वो कितना रियल है कितना नहीं। जस्ट अप्लाई रीजन और लॉजिक इन दैट, ये समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये कहते हैं कि अपना केव का एग्जाम्पल ये देते हैं ये बताने के लिए कि हमारी जो परसेप्शन है, मतलब हम जो सोचते हैं चीज़ों को लेकर के, वो कितनी लिमिटेड होती है, ठीक है, वो रियल नहीं होती हैं। और इसीलिए हमें ट्रू नॉलेज जब पता चलती है तब हमें समझ में आता है कि रियलिटी क्या है, ठीक है। तो ये अपने केव के एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक केव है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको इजीली समझाती हूँ। सपोज कीजिए कि ये एक गुफा है, ठीक है। और यहाँ इस गुफा से ये ज़मीन हो गई, यहाँ पे आपका पेड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि सन जो है बहुत ही ब्राइट है, ठीक है। अब ज़्यादा यहाँ से रोशनी तो नहीं आ रही है, लेकिन इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर 2 से 3 लोग हैं और इनके जो है हाथ बांध दिए गए हैं पीछे से, ठीक है। और यहाँ पर एक आग लग रही है, ठीक है। यहाँ पे आग लगी हुई है और ये गुफा की दीवार है और इस दीवार पे जो है मान लीजिए कि कुछ शेप्स बनी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये इन्हीं की 3 शेप बनी हुई हैं, ठीक है। अब क्योंकि मान लीजिए कि इनको कुछ नहीं पता है अभी, ये इनको भगवान ने सीधा इस गुफा में ही डाल दिया है और आंखें इनकी जो हैं वो देख पा रही हैं चीज़ों को, फॉर एग्जाम्पल, और पीछे से हाथ बंधे हुए हैं। तो अब पहली बार जब ये दीवार पे इन शैडोज को देखेंगे, इन परछाई को देखेंगे, तो इनको यही लगेगा कि ये रियल है, ठीक है। जैसे कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम कभी कभी क्या होता है कि रात को सो रहे होते हैं और एकदम से हमारी नींद खुलती है, आंखें खुलती हैं, तो हो सकता है कि कमरे में कोई अलमारी हो या कुछ ऐसा कोई चीज़ चेयर पे पड़ी हो, लेकिन एकदम से आँख खुलती है तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बैठा हुआ है,
ठीक है, या कोई खड़ा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो एक्चुअली में इल्यूजन होता है। हम फिर डर जाते हैं कि अरे कोई भूत वूत ऐसी चीज़ तो ना हो, है ना। बचपन में तो हम ऐसे ही डरते थे इन चीज़ों से, क्योंकि हम उन चीज़ों को रियल मानते थे, राइट। क्योंकि बचपन में तो इतनी नॉलेज होती नहीं है हमें, ऐसा आप मान सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो करते हो वैसे वैसे आप और नॉलेज एक्वायर करते रहते हो, इसीलिए जो बड़े लोग होते हैं उनको इतना डर नहीं लगता है, बच्चे हर चीज़ से थोड़ा ज़्यादा डरते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर जो परछाई बनी हुई है, इनको ये लगता है कि ये जो परछाई है ये रियल है, ठीक है, और ये इसको रियलिटी मान लेते हैं। अब यहाँ पर अब हमें पता है ये तो परछाई परछाई है, ये तो रियल नहीं है। अब सपोज करते हैं कि एक इंसान इनमें से ऐसा है जिसकी जो चेन पीछे बंधी हुई थी हाथ के, ठीक है, पीछे, वो टूट जाती है और ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। बाहर जाता है, अब ये अंधेरे में से है, पहले अंदर अंधेरा था, अब ये बाहर जाता है सनलाइट में। तो ऐसा तो आपने भी काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी घर में बैठे हो सर्दियों में जैसे, ठीक है, और अंदर इतनी लाइट नहीं है कमरे में, आपने अंधेरा कर रखा था, फिर एकदम से आप बाहर, सूरज चमचमा रहा है और आप बाहर निकलते हो, तो आपकी आंखों में एकदम से लाइट जाती है और आपकी आंखों में चुभती है वो लाइट, है ना। तो वो चुभती है तो आपको पेन होता है बेसिकली, ठीक है। अब पेन होता है तो ये इंसान बाहर आया, इसके आंखों में एकदम से रोशनी आई, पेन हुआ इसे। अब पेन हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके उसने फिर एडजस्ट किया उसकी आंखों ने, और फिर वो निकलता है बाहर। अब जो बाहर निकलता है तो वो चल रहा होता है, तो वो देखता है कि नीचे जो है परछाई बनी हुई है, ठीक है, उसकी अपनी खुद की परछाई बनी है। तो बच्चे भी तो ऐसे ही करते थे शुरुआत में, जब आप छोटे होते हो आपकी परछाई बनती है, तो कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते जो परछाई से बहुत डरते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो पहले इसको लगता है कि ये जहाँ जहाँ जा रहा है ये तो परछाई रियल है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ टाइम के बाद जब वो देखता है कि ये तो जा ही नहीं रहा, ऑब्जर्व करता है, फिर उसको झुक करके छूने की कोशिश करता है, या ऐसे थोड़ा हाथ हिलाता है तो वो देखता है परछाई का भी हाथ हिल रहा है। तो इवेंचुअली उसको ये रियलाइज होता है कि देखने में तो ये परछाई लग रही है, बट ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है या कुछ ऐसे रियल है, लेकिन वो होती बेसिकली एक शैडो ही है, दिस इज नॉट रियल। समझ रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, आप अपनी जो आंखों से या अपनी सेंसेस से चीज़ें देखते हैं ना, वो आपको रियल लगती हैं, बट वो रियल होती नहीं है। और इसीलिए आपको अपना लॉजिक लगाना चाहिए, आपको अपना रीज़न लगाना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, रियलिटी को समझने के लिए। तो अब इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझने की कोशिश करें कि अल्टीमेटली ये जो केव में आया है इंसान जो पहले था, ठीक है, इस केव को हम कह देते हैं दैट दिस इज द डेन ऑफ इग्नोरेंस। डेन ऑफ इग्नोरेंस इसको रेफर करते हैं प्लेटो। डेन ऑफ इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है कि अभी इस केव में जितने लोग हैं वो इग्नोरेंट हैं, उनको रियलिटी नहीं पता है, उनको सच नहीं पता है, उनको नॉलेज नहीं है। लेकिन उनमें से एक इंसान किसी तरीके से स्ट्रगल करके अपना हाथ छुड़ाता है और बाहर जाता है, और फिर वो जब सनलाइट में जाता है, सो सनलाइट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सनलाइट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है आपके लिए नॉलेज बेसिकली। यानी कि शुरुआत में जो है आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि जब आप अंधकार से लाइट में जा रहे हो, है ना, तो आपको पेन फील होगा। तो सनलाइट इज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर यू, कि आपको जो है एक तरीके से यहाँ पर नॉलेज मिली है, आपको यहाँ पर कुछ नया पता चला है, यू आर एबल टू सी क्लियरली नाउ, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जो इग्नोरेंस है ये आपका शैडो जो है, इसको आप कह सकते हो इग्नोरेंस है। जब आप सनलाइट में जाते हो आपको नॉलेज मिलती है, तो आपको रियलिटी का पता चलता है, आपको पता चलता है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ये टेम्परेरी है इन नेचर, राइट। तो इस तरीके से जो है यू विल हैव दिस आइडिया कि अच्छा क्या सच है और क्या गलत है इस केस पे। तो ये यहाँ पर समझाने की इसीलिए हमें जो है प्लेटो कोशिश कर रहे हैं कि जब आप सनलाइट में जाते हैं तो आपको नॉलेज मिलती है, और अदरवाइज तो आप जो है इग्नोरेंस में जी रहे थे। अब ये जो इंसान बाहर है जिसको रियलिटी पता चल चुकी है, ये वापस आता है, ठीक है, ही रिटर्न्स टू द केव, और इसी नॉलेज को जो इनको मिली है ना नॉलेज यहाँ पर, तो इसी नॉलेज को दूसरे लोगों के साथ में जो है शेयर करने की कोशिश करता है। लेकिन बाकी सभी जो लोग हैं
वो इसको बिलीव करने के लिए रेडी ही नहीं है और वो इसीलिए बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको सच बताने की कोशिश करते हैं कि ये सच नहीं है, राइट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में आज के समय पे कास्ट सिस्टम जो है वो फॉलो होता है, अब तो फिर भी कम है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि एक समय था जब कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड था, बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट था। आज भी है लेकिन पहले के मुकाबले कम है, ठीक है। ऐसे ही एक समय था जब सती प्रथा फॉलो होती थी, ठीक है, जहाँ पर अगर एक हस्बैंड मर जाता था तो वाइफ को उसके साथ में जिंदा जला दिया जाता था। अब ये सोचिए कितनी एक पेनफुल ट्रेजेडी है ये, ठीक है, कि दिस यूज टू हैपन लाइक ऑलमोस्ट 200 years ago इन इंडिया। लेकिन अल्टीमेटली फिर आप देखते हैं कि ऐसे लोग आते हैं जो अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके की प्रैक्टिसेस सही नहीं है, ये चीज़ गलत हो रही है, तो वो नॉलेज देने की कोशिश करते हैं आपको। एग्जाम्पल के तौर पे तो शुरुआत में लोग बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, रिलक्टेंट होते हैं, दे आर नॉट रेडी टू चेंज दैट, क्योंकि उनको अपने उस बबल में जीने की आदत है जहाँ वो अपनी लाइफ जीते हुए आए हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जब उनको बताई जाती है ना जो उनके वैल्यू सिस्टम के, उनके बिलीफ के ऑपोजिट होती है, तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो उसी शैडो में रहना पसंद करते हैं, उसी इल्यूजन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो इंसान वापस आया है ये है एक टीचर। तो बेसिकली इसके थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं प्लेटो कि एक टीचर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, कि टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स को इस अंधकार से, इस इग्नोरेंस से बाहर जो है सनलाइट में लाना चाहता है, इस उनको नॉलेज देना चाहता है, ठीक है, उनको सच्चाई बताना चाहता है, उनको रियलिटी बताना चाहता है, ठीक है। तो टीचर का रोल यही होता है। जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी, लेकिन मैं इन लेक्चर्स के थ्रू आपको इतनी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी, पर्टिकुलरली आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड भी जो आप रिलेट कर सकते हैं, तो आपको वो चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी, आप रैशनैलिटी से, लॉजिक से चीज़ों को सोच पाएंगे, ना कि आंखें बंद करके जो किसी ने कह दिया बस उस पर बिलीव कर लिया, राइट। तो इसीलिए आज के समय पे, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखा जाता है, बट हर चीज़ जो इंटरनेट पे अवेलेबल है ज़रूरी नहीं है वो सच हो, वो नरेटिव भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपको ये लॉजिक पता होगा कि भाई हर चीज़ जो लिखी हुई है ज़रूरी नहीं है वो सच हो, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो आपको पता चलता रहेगा कि सोशल मीडिया पे 100% विश्वास नहीं किया जा सकता है, राइट। तो आपको अपना रीज़न, अपना लॉजिक जो है वो भी लगाना होता है। तो टीचर का यही एक कहना है बेसिकली। तो इस स्टेटमेंट जो है ना, एलिगोरी ऑफ केव का एग्जाम्पल है, ये बेसिकली आपका एक स्टेटमेंट से आता है। इसी एग्जाम्पल में जो है प्लेटो एक स्टेटमेंट देते हैं कि रियलिटी, जो असली रियलिटी है ना, इट इज द शैडो ऑफ आइडियाज, कि जो आइडियाज़ हैं ये परफेक्ट मैनिफेस्टेशन है, और जो आपको दिखती है चीज़ें आपके फिजिकल वर्ल्ड में, वो बेसिकली उसकी परछाई है, वो इम्परफेक्शंस हैं, वो एग्जैक्टली वो नहीं है जो आप सोचते हो कि ये तो परफेक्ट है, उसमें कुछ कमियां हैं। और यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया में बेसिकली एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने थ्योरी ऑफ आइडिया से, अपनी इस स्टेटमेंट से, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया से, ये स्टेटमेंट पहुंचाना चाह रहे हैं सभी पॉलिटिशियंस को कि आप जो मनी के पीछे भागते हो, दिस इज़ अ टेम्परेरी थिंग, ये सिर्फ एक शैडो है, ये एक इल्यूजन है, इससे आप खुश नहीं रहोगे। वन शुड बी अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। आपको जो है, अगर आपके पास में नॉलेज है, आपको मोरालिटी फॉलो करनी होगी, आपको इंटीग्रिटी फॉलो करना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक नॉलेजेबल इंसान हो। तो यानी कि आपको ऑनेस्ट बनना होगा, आपको स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स रखने होंगे, आपको मैन ऑफ इंटीग्रिटी बनना पड़ेगा, तभी जो है चीज़ें परफेक्ट होंगी, तभी जो है आप खुश रहोगे, हर कोई खुश रहेगा समाज में। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मनी से हैप्पीनेस मिल जाएगी, तो दैट इज़ नॉट रियल। मनी इज़ नॉट द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। तो अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, इफ़ यू आर अ मैन ऑफ वेल्थ, तो आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। वन शुड बी अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी। अगर आप एक पॉलिटिशियन हो, ऑनेस्ट रहो, स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल्स फॉलो करो,
तो फिर आप देखोगे कि सब खुश रहेंगे और आप भी खुश रहोगे, क्योंकि उस केस में सोसाइटी जो है जस्ट रहेगी, सोसाइटी में न्याय रहेगा बेसिकली। तो ये आइडिया है जो हम समझने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। तो इसके थ्रू जो थ्योरी ऑफ आइडिया है ना, इसके थ्रू बेसिकली प्लेटो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आइडिया ज़्यादा सुपीरियर है, आइडिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैटर जो है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें जैसे कि पैसा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके थ्रू हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं प्लेटो कि फिलॉसफी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फिलॉसफी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका फिज़िक्स इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और यही कारण है कि हम इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी भी कहते हैं, बिकॉज हमें ये चीज़ समझ में आती है कि इसके थ्रू आइडिया की सुपीरियॉरिटी बना करके एक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज कैसा होना चाहिए। उस अच्छे समाज को जस्ट सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो रीज़न से सोचे, जो इंटेग्रिटी फॉलो करे, जो ऑनेस्ट हो, जो करप्ट ना हो, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ना भागे, जो आइडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दे, जो नॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दे, पैसे के पीछे ना भागे। दिस इज थ्योरी ऑफ आइडिया। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अल्टीमेटली ये जो थ्योरी ऑफ फॉर्म है, ये जो थ्योरी ऑफ आइडिया है प्लेटो का, इसके थ्रू ये सच्चाई आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, नॉलेज के पास आपको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ आपको दिखती है उसके बियॉन्ड सोचो। और उसके बियॉन्ड आप कैसे सोच सकते हो? रीज़न के थ्रू, लॉजिक के थ्रू सोच सकते हो। और इसीलिए ये कहते हैं कि आइडिया जो होता है ना, वो इमॉर्टल होता है, परफेक्ट होता है, कभी चेंज नहीं होता है, इट इज़ एटर्नल। और इसीलिए दैट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। तो जो सनलाइट थी, द सोर्स ऑफ लाइट, वो आपको बेसिकली ट्रू नॉलेज देगी। तो आपको अपने जो डेन ऑफ इग्नोरेंस है, जहाँ पर ये बंधे हुए थे, इससे बाहर निकलना होगा और आपको सन में जाना होगा, आपको लाइट में जाना होगा, जहाँ पर आपको ट्रू नॉलेज मिलेगी, आपको पता चलेगा व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्लेटो की ये जो थ्योरीज हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, हमारे लिए आज किस तरीके से रेलेवेंट है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, जब आपको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए थ्योरी ऑफ सोल पे क्वेश्चन पूछ लिया, या आपको थ्योरी ऑफ आइडिया पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको एट द एंड जब आप अपना आंसर कंक्लूड कर रहे हो, तो रेलेवेंस ज़रूर डिस्कस कीजिए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंस ऑफ दैट आइडिया आप डिस्कस करें कि आज किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या आज के समय पे इसका क्या फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स यूज़ कीजिए, जैसे कि थ्योरी ऑफ आइडिया मैंने डिस्कस किया, तो एलिगोरी ऑफ केव बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये आपको मेंशन करना ही होगा अपनी थ्योरी में। तो रेलेवेंस क्या है प्लेटो की इन दोनों थ्योरी का आज के समय पे? सबसे पहला रेलेवेंस है एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इन आइडियाज़ के थ्रू, इन थ्योरीज के थ्रू हमें जस्टिस इस्टेब्लिश हम कर सकते हैं आज भी सोसाइटी में। क्योंकि आप देखेंगे आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेल्थ के पीछे भागते हैं, करप्शन करते हैं, और उस वजह से पूरी सोसाइटी जो है वो डाउनफॉल हो रहा है उसका। तो इसीलिए आज हमें मॉरल डिसीजन मेकिंग में आज भी प्लेटो के ये आइडियाज़ हमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा एजुकेशन का भी एक रेलेवेंस है। देखिए प्लेटो की ये जो थ्योरीज हैं, ये क्योंकि लॉजिक और रीज़न पे हमारा ज़्यादा स्ट्रेस करती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पे स्ट्रेस करती हैं, तो यानी कि एक चीज़ बताई यहाँ पर जा रही है कि हमारी जो एजुकेशनल फिलॉसफी है उसमें हमें नॉलेज के पीछे मेनली फोकस करना चाहिए। आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, उसके पीछे की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, क्रिटिकली थिंक अबाउट इट। वो रट्टा मारो जिंदाबाद वाला नहीं होगा आपका। ठीक है, जैसे एक टाइम हुआ करता था कि भारत में तो है ज़्यादातर रट्टा मार के ही आप पढ़ लिए, लेकिन आप क्रिटिकली अपने माइंड को डेवलप नहीं कर पा रहे हो। वाई? बिकॉज कभी भी कोई चीज़ आप पढ़ते हो उसके पीछे का कारण आप नहीं सोचते हो। उसका कारण है एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा रॉटन है हमारा, उसमें चेंजेस लाए जाने की बात हो रही है, इम्प्लीमेंट किए जाएंगे बहुत जल्दी आने वाले समय में, बट अल्टीमेटली यू शुड नो अबाउट दिस। एंड दूसरा चीज़, मेटाफिजिकल रियलिटी जो है, इसकी बात करते हैं प्लेटो।
देखिए, प्लेटो ने जब रियलिटी को जानने की कोशिश की तो सोल की बात की उन्होंने, और साथ में ये बताया कि फिजिकल वर्ल्ड और जो आइडियल वर्ल्ड है इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। और आज भी आपको इसीलिए पता चलेगा कि फिलोसोफर्स मेटाफिजिकल रियलिटी पे भी ध्यान देते हैं। यू नीड टू ऑल्सो गो बियॉन्ड द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड जहाँ पर आप जी रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है वेल्थ, पॉलिटिक्स और यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू ऑल्सो कंटेम्पलेट ओवर, यू नीड टू ऑल्सो think about metaphysical world as well. So conclusion हम क्या देंगे यहाँ पर? finally we will say कि प्लेटो की जो फिलॉसफी है एट द एंड जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इनकी आज भी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हैं। हम आज भी इनकी जो सोल की अंडरस्टैंडिंग है, रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज को लेकर के इनका जो इन्होंने प्रपोज किया है कि नॉलेज के पीछे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है रादर देन की वेल्थ के पीछे, तो इनके आइडियाज़ के चलते आज भी डिबेट होती है, आज भी बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होते हैं इनसे और फर्दर इंक्वायर करते हैं। तो एक तरीके से प्लेटो की जो ये फिलॉसफी है इनका लास्टिंग इम्पैक्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे। अभी ऐसा नहीं है कि हमारी प्लेटो की थ्योरी ख़त्म हुई है, प्लेटो की अभी और भी थ्योरीज हैं जो हमें पढ़नी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस, और ये थ्योरी थोड़ी बड़ी है, डिटेल में समझेंगे इसको, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि यूपीएससी में जो है जस्टिस से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है प्लेटो की, एंड स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लिया जाता है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये ख़त्म करने के बाद उससे नेक्स्ट सेशन में हम एजुकेशन की थ्योरी कंप्लीट करेंगे, प्लस आपका जो फिलोसोफर किंग का जो कॉम्युनिज्म वाली थ्योरी है और इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग। तो कहने का मतलब है कि अब थ्योरीज ही ख़त्म करनी बची हैं, उसके बाद फिर हम इवैल्यूएशन करेंगे प्लेटो का। आई थिंक सो इन द नेक्स्ट 3 to 4 सेशंस हमारा ख़त्म हो जाएगा प्लेटो का टॉपिक, एंड फाइनली फिर हम एरिस्टोटल पे मूव करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द लेसन्स, और उसके बाद आप नोट्स जो हैं, जो किताब मैंने आपको अपनी बताई है वहाँ से इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लें और अपनी हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो अपडेट करें। एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें एवरी टाइम यू वॉच दिस लेक्चर। तो आप नीचे कमेंट्स ज़रूर जो है मुझे एक कमेंट दें, सो दैट आई शुड नो कि आपका क्या फीडबैक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे आगे भी ये वीडियोस बनानी चाहिए कि नहीं। उसका कारण ये है कि देखिए, ये एक मैं फ्री कोर्स आपके लिए बना रही हूँ और वो भी बहुत ही डिटेल में। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आई एम चार्जिंग यू एनीथिंग, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रही हूँ इस चीज़ के लिए। सो द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट इज़ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को हमेशा लाइक करें जब भी अगर आपको पसंद आ रहा है, और नीचे एक कमेंट ज़रूर छोड़ें, एंड एट द सेम टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस कोर्स से बेनिफिट कर सकें। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, टेक केयर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन जहाँ पर हम नेक्स्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है प्लेटो की वो डिस्कस करेंगे।